प्रभात, नमस्कार प्यारे व्यूवर्स एंड दोस्तों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न समयों पर मैं विभिन्न बोर्डों से संबंधित वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहता हूं। इसी कड़ी में मैंने आज क्लास 6 यूपी बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों में चलने वाले भूगोल को इसमें कवर किया है, जिसे आप ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी एज अ सामान्य ज्ञान के तौर पर विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो आप चलिए, मैं इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। भले ये वीडियो 20-25 मिनट का हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इससे हमें बहुत नॉलेज प्राप्त होगा और संपूर्ण कोई भी बच्चा इसको देख सकता है आज के कोरोना के दौर में। तो देखिए, पहले तो प्रयोग बताया गया है कि रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान पर आकाश में बैठ के देखते हैं तो हमें ऊपर तारे और एक बहुत बड़ा आकाश दिखाई देता है, जिसमें टिमटिमाते हुए तारे, चंद्रमा, तारागण, पुच्छल तारे सब दिखते हैं। तो आगे जब हमने इनको देखा तो हमारे अंदर कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई कि अरे यार, ये है क्या चीज़। तो उसी जिज्ञासाओं का अब धीरे धीरे समाधान बढ़ेंगे, तब भूगोल का जन्म होगा। तो पृथ्वी से आकाश दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड कहलाते हैं। पहला फैक्टर, इनको आप सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं, आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं। अब भाई, विचार करना मनुष्य का धर्म है। हम आप सोचेंगे कि यार कैसे, क्या, कब, कहाँ से आया, क्या है, कैसे चक्कर लगाते हैं। तो आगे नीचे देखिए, चंद्रमा युक्त रातों में, ठीक है, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं आकाशीय पिंड कम दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ये सब प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। रात में आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियाँ, तारे और आकाशीय पिंड शामिल हैं। तो आपके दिमाग में आ गया, यार ये दिन में तो नहीं दिखते, रात में दिखते हैं। तो यहाँ आप कारण खोजने का कोशिश करेंगे, वजह खोजने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए, हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी, जिसे आप टेलीस्कोप कहते हैं, उसको नहीं देख सकते। तो इनका ये मानना है कि जब तक हमारे पास एक शक्तिशाली टेलीस्कोप नहीं होगा, उसके बिना हम इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। अब आइए हम कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ विचार करते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। आपको पता, पहली बार देखिए फैक्ट पता चला तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यार ये सूर्य से भी बड़े तारे हैं। जी हाँ, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? तारे सूर्य से हमारे बड़े हैं, सूर्य इतना लाइट देता है हमें। तो एक बच्चा सोचेगा कि यार जो है, अगर सूर्य से भी बड़े तारे हैं तो कम रोशनी उनकी क्यों है। तो आप कारण खोजेंगे तो पता चलेगा दूर ज़्यादा है, इसलिए रोशनी कम है। उदाहरण के तौर पर कोई टार्च आदमी मार रहा हो, आप टार्च ले लीजिए, प्रयोग करिए, और टार्च काफ़ी दूर से मारेगा तो उसकी रोशनी जो है कम दिखेगी। और अगर नज़दीक से आपके पास मारी जाएगी वही टार्च तो उसकी रोशनी ज़्यादा दिखेगी। रोशनी दोनों टार्च में समान है, अंतर है दूरी का। आगे देखते हैं। आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसको दूर से ना नज़दीक से देखें, फिर दूर से देखें। तो एक प्रयोग आपको दिखाया गया है। आगे चलेंगे हम। पृष्ठ संख्या 11। रात में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। इन्हें आप नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ये भी इंग्लिश आप देखते जाएंगे। खगोलविदों इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। नक्षत्र मंडल, ध्यान रखिए, एक्चुअली मंडल का मतलब होता है समूह। मंडल का मतलब होता है समूह, ठीक है। इसमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं: ओरियन, अर्शा, मेजर, बिग बियर, कैनिस, मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर, सप्तर्षि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। तो सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारे ये हमारी संस्कृति का भी अंग रहे हैं। वेद पुराणों में इनका वर्णन है, और ये माना जाता है कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है तो उसी के आधार पर हम और दिशाओं का अनुमान लगाते हैं, निर्धारण करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं कि यार अगर उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है तो ये फलाने दिशा होगी, ये फलाना दिशा होगी, ये फलाने दिशा होगी। ये बात हम समझ रहे हैं ना। चलो भैया, आगे देखा जाए। सौर मंडल देखते हैं। अब इसको आप सोलर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम माने होता है, कहते हैं ना भैया, सिस्टम आपका खाने पाने में कहते हैं ना। अगर किसी का बारात आई हो, कहते हैं सिस्टम सही नहीं है यहाँ पे। सिस्टम माने कोई व्यवस्था, जिसे आप कहते हैं ना। तो सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे खगोलीय पिंड आपको पीछे खगोलीय पिंड बने बताया। पिंड माने एक्चुअली होता है गोला ओला टाइप का। तो इसमें आपका तारे बहुत से आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें पिंड कहलाती हैं। क्षुद्र ग्रह माने छोटे ग्रह। ये जो चंद्रमा हो गए सब बड़े ग्रह हैं, तो कुछ ग्रह बहुत छोटे छोटे होते हैं। पुच्छल तारा, पुच्छल माने होता है पूंछ, ऐसा तारा जिसकी पूंछ निकली हो। और भाई अभी आप देखेंगे तो हंसी आएगी, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जिसको मतलब कि पूंछ जैसा आकृति बना रहता है। इसके बाद उल्का पिंड।
उल्कापिंड एक क्या होता है आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि टूटे हुए तारे, तारे का जब कोई पार्ट टूट हो जाता है तो गरम गरम सा रहता है, वही उल्कापिंड है। ठीक है, तो वो घिसते घिसते यद्यपि धरती पर आते आते बुझ जाता है, कोई जलता नहीं उससे। तो ये सब चीज़ अगर आप मिला देंगे, जो मैंने कहा जैसे कि क्षुद्र ग्रह कहा मैंने, पुच्छल तारा कहा मैंने, उल्कापिंड कहा मैंने, इन सब को आप जब मिला देंगे तो एक परिवार बनेगा, और उस परिवार का नाम होगा सौर परिवार। क्या कहेंगे उसको? सौर परिवार। जैसे आपका अपना एक परिवार है ना, और उसका अगर मुखिया आपके दादाजी हैं परिवार में, और उनकी 2 बहुएं हैं, बेटे हैं, तो दादाजी के नाम से कहा जाएगा भैया ये फलाने का परिवार है ना। इसी तरह से जो है सौर परिवार कहा जाएगा ये, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, और उसके केंद्र बिंदु में कौन है, सेंट्रल में कौन है? सूर्य है। ठीक है, मैंने कहा ना एक दादा एक होता है घर में, और उसके दादा होगा, दादी होंगी, और उसके बाद उसके बच्चे होंगे। इसी प्रकार से सूर्य उसका सेंट्रल में है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। किसमें? फोकस में स्थित है। चलिए, आप देखते हो घर में जब कार्ड आता होगा शादी ब्याह का या मरने का भी कार्ड आता है किसी कोई, तो उसमें मुख्य रूप से जो परिवार का मुखिया होता है उसी के नाम से कार्ड आता है। तो आगे देखेंगे, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य या उसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे या सौर परिवार कहेंगे। सूर्य क्या है? अब सूर्य के विषय में जानने की आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो देखिए, आप नीचे आपको आकृति बना के दिया गया है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट बात, सूर्य भी एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से और ये गैसों के का समूह है। सूर्य क्या है? गैसों का एक समूह है। सूर्य कोई अजीब चीज़ नहीं है, कई गैसें मिली जब तो सूर्य बना। और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इधर उधर की बात तो होती रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है कि हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम और से हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों को का मिक्सचर है क्या? सूर्य। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि 13 लाख गोले सूर्य में समा सकते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि जब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूर्य कितना बड़ा होगा। आगे देखेंगे, इस समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। पूरे सौरमंडल को सूर्य की ऊष्मा केवल धरती तक ही नहीं आती, बल्कि इसमें जितने ग्रह हैं, जितने इस नक्षत्र हैं इस मंडल में, सबको कौन कौन लाइट देता है? सूर्य देता है। आगे चलेंगे, और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, 3 लाख किमी प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड में धरती तक पहुंचता है। 8 मिनट 19 सेकेंड शुद्ध भाषा में कहेंगे हम तो इतनी मिनट में इसमें आ जाता है। तो उसके बाद अगला हमारी अगली शब्दावली है ग्रह। व्हाट इज़ द प्लैनेट? तो देखेंगे, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ऐसा हुआ, देखिए कि आप मंदिर देखे हैं, मंदिर के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं घूम घूम के, तो वैसे ही जो सूर्य सेंट्रल में है तो उसके किनारे किनारे जितने ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं। आइए, इसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। किसमें? ग्रहों में। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अच्छा, जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, शनि है, बृहस्पति है, ये सब का खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ही अपना प्रकाश लेते हैं। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। ये शर्त है। अब आपको इम्पोर्टेंट, अच्छा आप पूछ सकते हैं सर ये बताइए कि ग्रह किसे ग्रह माने, किसे उपग्रह माने? तो ग्रह किसे कहेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रह एक निर्धारित उसका पैमाना है। पैमाना क्या क्या है अभी बताया गया कि कक्षा नहीं काटनी चाहिए। कक्षा का मतलब ये है, जैसे हमने कहा कि दौड़ की 4 लाइन बनाई, 4 लड़कों को दौड़ना है एक ट्रैक में ना, एक लाइन में, तो कहा जाएगा भैया तुम रितेश यहाँ से दौड़ो, सुरेश तुम यहाँ से दौड़ो, तो कोई किसी की लाइन में घुसेगा नहीं, अपने अपने लाइन में दौड़ेंगे, तभी तो ग्रह माने जाएंगे। चलिए, रोचक तथ्य माने कुछ आपको चौंकाने वाले तथ्य जानने जरूरी हैं। कहते हैं सनसनीखेज खबरें, तो उसको देखेंगे। बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर वलय विद्यमान है। वलय माने छल्ले। ये वलय छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 कंप्लीट होना चाहिए, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। बुध जैसे है मरकरी, शुक्र है, इसको वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने ग्रह हैं वो खुद के अक्ष पे भी घूमते हैं। इसको आप ऐसे करिए, ऐसे मानिए जैसे एक लड़के को हमने कहा मंदिर के चारों परिक्रमा लगाओ, तो लड़के ने क्या किया कि खुद भी घूम रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, परिक्रमा भी लगा रहा था, खुद भी नाच रहा था, उसी में नाचते नाचते परिक्रमा लगा। जैसे शक्तिमान देखा होगा, सेम उसी कंडीशन में ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो पहला कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी। क्रम को भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्रम से ही बहुत चीज़ें जुड़ेंगी। तो बुध शुक्र पृथ्वी आकाश में, ठीक है, यह पांचवा बड़ा बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है पृथ्वी, इसलिए ध्रुवों पर देखिए बर्फ जमा रहता है, तो इसलिए इसके आकार को भूआफ कहा जाता है। इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। हरा के चूंकि इसमें पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, हरित ग्रह। अब प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षाओं में विभिन्न जगहों पे कि भैया हरित ग्रह किसे कहा जाता है, कि भैया भूआब किसे कहते हैं। ये सब आप जब पढ़े रहेंगे तो आप बता लेंगे। फिर कहते हैं ना भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। यार जब 6 बढ़िया से पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। क्लास वाइज क्लास, एक एक क्लास में बहुत सी बातें छिपी होती हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आइए आगे देखें। आप देखिए एक लाल लाल पट्टी है और इसमें लिखा है खगोलविद के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। खगोलविद कैसे कहते हैं? मैंने बताया एस्ट्रोनॉट्स, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जो ऊपर की घटनाओं को के बारे में बताते हैं। उसके बाद उपग्रह है जिसे आप सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है। एक मनुष्य छोड़ता है जो हम लोग बनाते हैं, जिससे मोबाइल वाइल चल रही है, सूचना मिल रहा है, वो सैटेलाइट का कमाल है, टीवी आपकी चल रही है। एक सैटेलाइट आदमी छोड़ता है अपने से बना के उसमें अंतरिक्ष में, हम लोग मतलब हमारे वैज्ञानिक छोड़ते हैं। और एक सैटेलाइट क्या है, खुद भगवान बनाता है। तो आगे देखेंगे। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या हुआ? उपग्रह हुआ। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हर ग्रह के अपने उपग्रह हैं। आगे चलेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे तो हमने बहुत छोड़े हैं धरती से उपग्रह, वो कृत्रिम है, जैसे आर्यभट्ट वगैरह उपग्रह हमने छोड़े हैं। अब आप एक चार्ट दिख रहा होगा, इसको विधिवत पढ़िएगा। इसमें एक लिखा है क्रम संख्या, सौरमंडल के ग्रहों का नाम लिखा है, फिर ग्रह का रंग लिखा है, फिर लिखा है सूर्य से दूरी कितनी है करोड़ में, ग्रह का व्यास किलोमीटर में कितना है। व्यास तो आप अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो व्यास को पता होगा आपको। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय क्या है इनका, सूर्य की परिक्रमा का समय क्या है, उपग्रहों की संख्या क्या है, मतलब किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। जैसे हमने बताया ना कि धरती के एक उपग्रह है चंद्रमा, तो कुछ कुछ ग्रहों के बहुत उपग्रह हैं। जैसे कि बृहस्पति का 69 उपग्रह हैं, 70 बताइए, सोचिए 70 चंद्रमा उसके पास हैं। ऐसे सोचेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय हैं, रिंग पाए जाते हैं। रिंग माने होता है घेरा, और रिंग में अंगूठी भी कहते हैं, क्योंकि वो भी गोली सी होती है। चंद्रमा मून, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये तो आपको बता चुका। आप चंद्रमा के बारे में सुन लीजिए। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, मतलब 1/4 है, जितना पृथ्वी उसका 1/4। और यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। और पृथ्वी से लगभग इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता चंद्रमा का। चंद्रमा में से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी की धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। रात में आप चांदनी देखते हैं ना, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, सच्चाई तो यह है सूर्य का ही प्रकाश है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बेटा खूब वीआईपी मोटरसाइकिल से चल रहा हो, 14 साल उसकी उम्र हो, तो अनुमान आप लगा लेंगे इसका बाप बहुत अमीर होगा। प्रकाश उसका जो पैसे का प्रकाश है उसके बाप का है, न कि बेटे का। आगे देखेंगे। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसको देखिए, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, जब कोई ग्रह इस तरह से चक्कर लगाता है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। लेकिन जब घड़ी की सुई के उल्टा कोई ग्रह चलता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आगे चलेंगे। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको पीछे बताया था, क्षुद्र ग्रह का नाम लिया था, आप उसको देखेंगे। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी छोटे छोटे, क्षुद्र माने होता ही है छोटा। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं, करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं। आगे देखेंगे।
उल्का पिंड, भाई जो विज्ञान खगोलविद हमें बताएंगे वही मानेंगे, हमने तो जाके देखा नहीं वहाँ पे, है ना। उल्का पिंड क्या है, तो मेट्रॉइड्स, उल्कास में भी कहते हैं इसको। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। मैंने अभी बताया पीछे आपको, ये सब उल्का पिंड हैं। पुच्छल तारे क्या हैं, ये देखिए थोड़ा सा उदाहरण दिया भी है। पुच्छल माने होता है पूंछ। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस से बने आकाशीय पिंड हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं, ठीक है, और सूर्य के पास चमकीली पूंछ इनकी होती है, ठीक है। इनको पुच्छल तारे कहते हैं। आगे देखेंगे, आइए करके देखें। आप एक प्रयोग आपको दिया है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। आगे देखेंगे पृष्ठ नंबर 15, कुइपर मेखला क्या है। यह नेपच्यून, नेपच्यून किसे कहते हैं, सबसे अंतिम वाला ग्रह जो है, ठीक है, अरुण वरुण यम, जो यम तो नहीं है, वरुण, यम तो हटा दिया गया है। यह नेपच्यून के पार यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी, तस्तरी को इंग्लिश में डिस्क कहते हैं, के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। मेखला माने आपको बता दूँ, मेखला में होता है श्रेणी या माला। मेखला माने होता है माला, एक आपको हिंदी का शब्द मिला, मेखला में इस माला जान लीजिए। इसे भी जानिए, हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 में 9 ग्रह माने जाते थे। मतलब कहने का मतलब, जब मैंने कक्षा 8 पढ़ा था या 6 पढ़ा था, तो मैं इसी क्लास में था, तब ग्रह थे 9। लेकिन बीच में साइंटिस्टों ने शोध करके पाया कि नहीं, एक ग्रह बहुत छोटा है, इसको ग्रह नहीं माना जाएगा, अब 8 ही ग्रह माने जाएंगे। तो समय समय पे इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, आप इसको भी जानिए। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यूनिवर्स। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई जो है पट्टी देखी होगी, तो इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी देखिए मोबाइल भी में लिखा रहता है गैलेक्सी, तो इसको हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो इसी सब पता कर लीजिए कि ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। ये जो आकाशगंगा हमारी है वो सर्पिलाकार तस्तरी के समान है। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का। करोड़ों, मैंने कहा ना करोड़ों, हमारे पास एक है, करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर तब ब्रह्मांड बनता है। प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर। यह दूरी मापने की इकाई है। जैसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कहते हैं ना, अपने दूरी नापते हैं, भैया कितने सेंटीमीटर हुआ, भैया कितने मीटर हुआ। तो ऐसे ही धरती से अगर सूर्य की दूरी नापनी हुई तो हमको कोई रस्सी नहीं लगाएंगे, हम एक अनुमान लगा के हमने पैमाना बनाया है, इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, शॉर्टकट में इसको जान लीजिए। इसके बाद है ब्रह्मांड। आगे देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग सिद्धांत है, इसको समझेंगे। लोग कहते हैं आज के लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले के रूप में था और इसमें विस्फोट हुआ, इसी को बिग बैंग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद आकाशगंगाएं बनी, धीरे धीरे करके और चीज़ें बना, ग्रह बना। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं, ठीक है। निहारिकाएं क्या है, आकाशगंगा जिससे बना एक बादल बना धुएं का पूरा ना, गर्मी का, उसी से क्या बना हमारा, आकाशगंगाएं बनी, उसी धुएं के बादल को निहारिका कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, इसको समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण क्या है। आप एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल को उछालिए, देखिए पेंसिल नीचे गिर जाएगी, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। माना जाता है कि धरती में एक बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। ऐसा माना जाता है कि आकाशगंगा जो हमारी है उसके बीच में एक होल है, ठीक है, और जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है, और उसी के चारों तरफ वो गुरुत्व है, उसी के चारों तरफ सब चीज़ें होती हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में 10 व्यक्ति हों, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई ना वकील है, लेकिन शाम को सब लौट के घर में आते हैं, ऐसे समझिए इसको। चलिए, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा से में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ, 5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। और आगे बढ़े, सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों, गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ये ग्रह वगैरह बने, ठीक है। कृष्ण विवर, जिसको आप ब्लैक होल कहते हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो ब्लैक होल एक ऐसी आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। द्रव्यमान मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई ऐसी चीज़ लीजिए, जैसे कुछ स्थान पे देखिए बहुत मोटा हो जाता है, कुछ स्थान पे पतला होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार है। ब्लैक होल जो सेंट्रल में इसके बहुत भार है, केंद्र में, बीच में। चलिए,
अब हम देखते हैं कुछ शब्दावलियां हैं, फिर अभ्यास कार्य देखेंगे। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स इंग्लिश में कहते हैं आप। असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। उपग्रह क्या है? मैंने अभी पीछे से फिलहाल सब बताया, फिलहाल जान लीजिए। वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। खगोलविद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खगोलविद कहलाते हैं। अब इसके प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके हैं। जैसे है आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं, तो ग्रह उपग्रह में क्या अंतर है, कुइपर बेल्ट क्या है, तो इसको मैं एक आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन में आप इसको पा जाएंगे। ये आपका रहा सॉल्यूशन, ये तो इसके में व्याख्या फिलहाल पीछे पूरी व्याख्या हो गई है। आकाशीय पिंड आप खुद से लिख सकते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकीली वस्तुएं आकाशीय पिंड कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ग्रह उपग्रह में अंतर, तो 2-3 अंतर आप बता दीजिए। जैसे लिखा है ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ग्रह उपग्रह क्या करता है? यह ग्रहों का परिक्रमा करता है, न कि सूर्य का। अप्रत्यक्ष रूप से उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ग्रहों से जुड़े होते हैं ना ये। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में इनकी कुल संख्या 8 है, सौरमंडल में इनकी कुल संख्या 64 है। ठीक है, 64, सबके एक एक 2-2 मिला लीजिए तो कुल मिला के, ठीक है। नहीं, सौरमंडल में इनकी कुल संख्या 64 क्या ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए यही है, कभी कभी फाट कुछ गलत दे देता है। आगे देखेंगे, चूंकि एक ही ग्रह के 69 अभी आपको बताया ना कितने, जब बृहस्पति के हैं तो सबको जोड़ेंगे तो उपग्रह ज़्यादा हो जाएंगे आपके। इसमें गलत दिया इन्होंने, आप संशोधित कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, कुडपर बेल्ट क्या है? नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरीनुमा विशाल पट्टी है जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड हैं जिसमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। निहारिका क्या है? अभी अभी लेटेस्ट पढ़ाया मैंने आपको निहारिका, ठीक है। जो आकाशीय गोला मैंने बताया ना, बिग बैंग सिद्धांत में जो धुएं का एक बादल एक छाता है जब, तो उसी को निहारिका कहते हैं। उसके बाद आप मैचिंग कर लीजिएगा। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। अभी पीछे बताया मैंने कितने, 69 है, कितने बताया आपको कितने उपग्रह है इसके पास। सूर्य उपग्रह वाला ग्रह है, शून्य उपग्रह वाला ग्रह है, मतलब इसके पास अपना कोई चंद्रमा टाइप का ग्रह नहीं है, तो वो है शुक्र। पृथ्वी का मापक क्या है? प्रकाश वर्ष। मैंने कहा ना प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, कितने किलोमीटर है। आप सोचेंगे सर इतना बड़ा जो है वो हम फीता कहाँ से लाएंगे नापने के लिए? जी नहीं, फीते से नहीं नापा जाएगा, एक अनुमान से दूरी, एक मापक बनाया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आप भर लीजिएगा। देख ही रहे हैं कितना आसान है। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, ठीक है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आपको अन्य पाठ भी मिलेंगे।